तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। पहली वीडियो में हमने देख लिया था कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में हमारा पहला एप्लीकेशन जो थी अनंत विस्तार वाले अनंत लंबाई के एक सीधे एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला था। हमारे पहली जो उसकी एप्लीकेशन ये था हमारा। दूसरा है हमारा अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने पहले वाली जो इसका पहला वाला जो एप्लीकेशन है उसको अभी तक नहीं देख रहा था तो उसे देख लीजिए। इसको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम कि अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक चीज आपको पहले याद रखनी है। क्या ये है ना हमारा, उसमें हमने याद रखा था कि रैखिक आवेश वितरण वाले में से रैखिक आवेश घनत्व। यहाँ पे हमको क्या रखना है, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि समतल चादर के कारण साथ चादर क्या होता है, एक पृष्ठ होता है। तो आपको याद रखना है हाफ सिग्मा इक्वल होता है हमारा क्यू अपॉन ए, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको आपको याद रखना है। अभी बाद में हम वैसे भी बता देंगे, लेकिन आपको इसको याद रखना है इसके लिए। तो ये हो गया। तो पहले सबसे पहले इसका हम चित्र ड्रॉ करते हैं। तो चित्र कैसे बनेगा इसका, थोड़ा ऊपर लेते हैं ऊपर। चित्र कैसे बनेगा वो देखिए आप इसका। तो जब हम चित्र ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या बोले, एक समान आवेशित अनंत विस्तार वाली, मतलब बहुत अनंत विस्तार वाली एक समान आवेशित समतल चादर। चादर बोल रहे हैं तो हम एक चादर बना लेते हैं, इस टाइप से बना लेते हैं हम चादर। एक चादर बना लेते हैं यहाँ पे एक इस टाइप से। ऐसी होती है ना चादर, एक चादर बना लेनी है हमको। एक चादर बना लेंगे हम इस टाइप में। ये होगी हमारी चादर। अब क्या बोले, एक समान रूप से आवेशित है, यानी कि प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज ले है इसमें। एक समान, एक ही आवेश होगा ना, एक समान रूप से आवेशित है तो प्लस प्लस ले देते हैं हम। यहाँ पे हम दे देते हैं प्लस 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 प्लस। एक समान रूप से आवेशित है। पूरी चादर क्या है, इसमें धनावेश वितरित है पूरी चादर में। एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट अचालक चादर है। अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माना हमके इससे यहाँ पे आर दूरी पर इस चादर के बिंदु, यहाँ पे ए मान सकते हैं इसको, ए मान लेते हैं। यहाँ पे इस चादर का क्षेत्रफल ए हो गया ना, ए मान लिया इसलिए इसको हमने। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु पी है। क्या है, एक बिंदु पी है। इस पर हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि इसके दूसरी ओर भी क्या कर लेते हैं, एक बिंदु पी डैश मान लेते हैं। इसको हल करने के लिए इसके दूसरी ओर हम एक बिंदु पी डैश मान लेते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने एक बिंदु पी डैश है। ओके, ये मान लिया हमने। उसके बाद क्या करना है हमको, इस दोनों को मिलाते हुए एक बेलन, एक, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ बनाने हैं ना, एक बेलन बना लेते हैं हम। इन दोनों को मिलाते हुए एक बेलन की रचना कर लेते हैं। इनके इसको इस टाइप से बना देते हैं ताकि बेलन बन जाए ना हमारा, एक पृष्ठ बन जाए, गॉसियन पृष्ठ इस टाइप से। और इसको मिला देते हैं हम, ये हम मिला देते हैं इसको ऐसे। ये बन गया हमारा, इस टाइप से बनेगा ना हमारा ये। तो आपको ऐसे बना लेना है चित्र। क्या बोल रहा है, एक समान रूप से अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने मान लिया पी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र किस साइड को लगेगा हमारा, इस साइड को लगेगा। ये हो गया हमारा वेक्टर ई। हमने क्या कर लिया, एक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन बेलन बना लिया ना। यहाँ पे वेक्टर इस साइड को लगेगा। और इस छोटे से अवयवखंड के कारण डी पूरा ए है, तो इसका एक छोटा सा अवयवखंड डी ए हो गया। तो डी ए का जो एकांक वेक्टर होगा वो किस साइड को होगा, वो भी इसी साइड को होगा, डी वेक्टर ए। और यहां से यहां तक की दूरी हमने कहा, कितना कहा था, आर है। यहां से आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी माना था ना। इससे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर दूरी है। आर दूरी पे एक बिंदु पी है माना था हमने। और दूसरी साइड पी डैश, तो इसमें भी क्या होगा कि इस साइड को ई कहां को लगेगा, इस साइड को लगेगा, वेक्टर ई। और इसकी जो क्षेत्रफल अवयव की दिशा होगी वो भी यहाँ की होगी, क्या, डी ए वेक्टर। ये हो गया ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है, अब ये हमने पहले तो चित्र बना लिया हमने। अब क्या देखना है हमको, देखिए अब है हमारा, ऊपर कर लेते हैं इसको। तो क्या है, गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से होकर जाने वाला। अब ये गॉसियन पृष्ठ है ना दोनों,
एक गॉसियन पृष्ठ पूरा बेलन है, गॉसियन बेलन है हमारा, तो इसके दोनों सिरों, एक पी डैश जहाँ पे रख रखा है, ये वाला बना रखा है जो हमने वृत्त रैप में, और ये दूसरा सिरा, दोनों सिरों से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। अब इसमें हम वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स, तो इसमें लिख लेते हैं हम गॉसियन, गॉसियन दोनों से होकर जाने वाला, गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ के दोनों, गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से होकर जाने वाला, कि दोनों सिरों से, इससे भी पी डैश वाले सिरे से भी और पी सिरे से भी, दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स नहीं टोटल, दोनों से कितना रहेगा ना, कुल वाला, कुल वैद्युत फ्लक्स वाला, कुल क्या करेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा हमारा, कुल वैद्युत फ्लक्स दोनों से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, फाई ई बोलते हैं ना, फाई ई से डिनोट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को, वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ले लिया हमने, क्लोज इंटीग्रल में लेते हैं क्योंकि इसको हम वेक्टर ई डॉट डी ए होता है, ये आपको पता होना चाहिए, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर होता है ना, और अब एक के लिए हो गया वेक्टर ई डॉट डी ए, अब दूसरे के लिए जो दूसरा बिंदु है पी के लिए तो ये हो गया मान लिया हमने वेक्टर ई डॉट डी ए, अब दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी ऐसे एक और जुड़ जाएगा ना, दोनों के कारण है, गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों के कारण, तो पहले सिरे के कारण क्लोज इंटीग्रल में वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, और दूसरे में प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल में वेक्टर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हो गया हमारा फाई हो गया, मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स कितना जाएगा, इससे इतना जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, ये होता है ना, आपने ये सुना, ये तो पढ़ा होगा, ये पढ़ रखा है हमने कि इंटीग्रल ऑफ ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, ई डॉट डी है तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, प्लस ऐसे ही ये भी हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू जीरो है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो थीटा है वो जीरो है, क्योंकि जैसे यहाँ पे देख सकते हो वेक्टर बी इसी दिशा में लग रहा है, वेक्टर डी ए भी, तो इन दोनों के बीच का कोण तो थीटा होता है, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच का जो कोण होता है वो होता है थीटा हमारा, तो यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में यानी कि समांतर है, तो समांतर होने पे क्या होता है हमारा कोण जीरो होता है, तो थीटा इक्वल्स टू जीरो रख लेंगे हम, इसलिए रख रहे हैं हम थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री रखने पर थीटा इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है हमारा 1, कॉस जीरो इक्वल टू 1 होते हैं, तो ई डी ए पहले यहाँ पे जीरो रख देते हैं, ई डी ए कॉस जीरो डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो, ये दोनों हो गया। अब क्या कर लेना है हमको, इनको अब कर लेते हैं हम इसको कॉस जीरो इक्वल टू, चूंकि कॉस जीरो इक्वल टू क्या होता है, कॉस जीरो इक्वल टू होता है हमारा 1, ये होता है हमारा 1, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1, तो हमारा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस जीरो, तो कॉस जीरो 1 हो गया तो ई डी ए आ गया, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए प्लस फिर से वही आ गया इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, दोनों में ये आ गया। अब क्या करना है हमको, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इसका इंटीग्रल ले लेते हैं, जैसे हम इंटीग्रल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारा कांस्टेंट है ई कांस्टेंट, ई का मान हमें पता होता है, तो ई कांस्टेंट है तो हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ई, तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ई इंटीग्रल ऑफ डी ए प्लस यहाँ पे भी ई बाहर आ जाएगा, ई इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या होता है, जैसे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्या होता है हमारा एक्स होता है, तो ऐसे इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू ई ए
प्लस ये भी ई ए हो जाएगा ना, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स होता है एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ डी ए हो जाएगा, ई ए हो गया। तो ई ए प्लस ई ए जुड़ गए तो हमारा कितना आ गया, फाइव ई इक्वस टू आ गया हमारा, फाइव ई इक्वस टू आ गया हमारा टू ई आ गया। ए प्लस ए कितना हो गया, टू ई ए प्लस ए टू ए। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गई हमारी। अब क्या करते हैं हम, फाइव इक्वस टू टू आ गया। अब गॉस की प्रमेय से देखते हैं, गॉस की प्रमेय से क्या होगा, क्या होगा, अब गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार यानी कि गॉस के नियम के अनुसार। गॉस का नियम क्या था, गॉस या गाउस जो भी बोलते हैं आप, गॉस के नियमानुसार क्या होता है हमारा, इसकी सारी वीडियो हमारी पढ़ चुकी है आप। गॉस का नियम अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, या हमारे आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट पे देख सकते हो आप, पूरी चैप्टर की वीडियो हर एक वीडियो मिल जाएगी आपको। तो गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है हमारा, फाइव ई इक्वस टू, गॉस का नियम होता है हमारा फाइव ई इक्वस टू होता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा गॉस का नियम। क्या होता है, फाइव ई इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ऊपर वाली हो गई और समीकरण नंबर 2 ये हो गई। एक क्या होगी, फाइव ई इक्वस टू टू ए, समीकरण नंबर 1 हमने निकाली थी अभी। और दूसरा क्या है, गॉस के नियमानुसार फाइव ई इक्वस टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरी समीकरण होगी। तो अब क्या करना है हमको, समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि इनमें क्या दिख रहा है हमको, फाइव दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या कर लेंगे हम, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो टू ई ए इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ना, टू ए इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद क्या कर लेंगे हम, या ऐसे यह बराबर हो जाएगा टू ए इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ई का मान निकालेंगे यहाँ से, ई इक्वस टू क्या हो जाएगा, ई इक्वस टू ए यहाँ पे गुणा में है तो नीचे भागा में चले जाएगा, टू ए भागा में चले जाएगा ना नीचे, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा ना। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3, इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है हमको देखते हैं। तो अब क्या होता है हमारा, ये होता है ना, अभी मैंने तभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, पृष्ठ आवेश घनत्व हाफ सिग्मा इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन ए, यहाँ पे ये क्षेत्रफल हो गया, ए और क्यू हो गया हमारा आवेश, ये होता है हमारा हाफ सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अभी मैंने आपको बता भी दिया था पहले ही स्टार्टिंग में। तो हाफ सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और तो क्या हो जाएगा, ऐसे है कि क्यू का मान निकालेंगे यहाँ से, क्यू इक्वल टू हाफ सिग्मा ए हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू हाफ सिग्मा ए, और क्या करेंगे हम, अब क्या कर लेंगे हम, क्यू इक्वल टू हाफ सिग्मा ए का मान क्या कर लेंगे, समीकरण 3 में रख लेंगे। अब इसका मान समीकरण 3 में रख लेंगे, तो क्या करेंगे हम, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा। क्या आता है देखते हैं, ई इक्वस टू क्या हो जाएगा, समीकरण 3 है हमारी, ई इक्वस टू क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की जगह हमारा रखेंगे हाफ सिग्मा ए, तो हाफ सिग्मा ए अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये है ना हमारा टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो गया, ए से ए कट हो गया, तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया ई इक्वस टू हाफ सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यही जो हमारा जो निकल गया है, यही क्या है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है ई इक्वल टू होता है हाफ सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया है, PROVED, ये हो गया है प्रूव्ड। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या होता है इसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल को अगर चैनल पे आप नए हो तो पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इसमें मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।